दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। देखेंगे अभी बिहार या अन्य किसी स्टेट में संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी ऐतिहासिक फैसला लिए गए हैं। ये याचिका 8/8/2023 को दाखिल किया गया था। फाइनली ये केस को जो है खारिज कर दिया है। इसमें तमाम अभी जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है इन्हीं दोनों के ऊपर जो है चर्चा की गई है। ये याचिका जो दायर किया गया था खास करके नियमितीकरण को लेकर ही ये याचिका दायर किया गया था। फाइनली ये याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है जो अभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है पूरे राज्य भर में, मतलब पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में आप संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी कार्यरत है तो यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग होंगे परमानेंट। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो मतलब जो भी आप लोग का डॉट होगा सभी क्लियर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताया गया है, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लेंगे। एलपी संख्या इतना है, यहाँ पे समझ लेंगे। और यहाँ देखिए अपीलकर्ताओं का नाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे देखिए ये अपील दिनांक निर्णय से उत्पन्न हुई है। यहाँ पे समझ लेंगे ये अपीलें दिनांकित निर्णय से उत्पन्न हुई है 8/8/2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित। यहाँ पे समझ लेंगे नई दिल्ली में WPC संख्या इतना इतना जिसके द्वारा उच्च न्यायालय से दायर रिट याचिका खारिज कर दी है। अपीलकर्ताओं द्वारा और के आदेश की पुष्टि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ दिल्ली दिनांक 17/4/2018 जिनके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं का मूल आवेदन उनकी सेवाओं का नियमितीकरण, खासतौर पे जो है सेवा नियमितीकरण के द्वारा जो है ये अपील किया गया था कोर्ट की ओर से। फाइनली ये केस को जो है खारिज कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे क्या कुछ है। सबसे पहला यहाँ देखेंगे थर्ड वाले स्टेप में बताया गया है इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं जो थे मूल रूप से न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन संख्या 5 है। हालांकि चौथा आवेदन मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं ये याचिका दायर किए थे, टोटल 5 आदमी मिलकर याचिका दायर किए थे। ठीक है, देखिए इसमें जानकारी दी गई है इससे पहले न्यायाधिकरण ने इस मामले पर विचार नहीं किया। न्यायालय द्वारा ये अपीलें शुरू की गई। केवल आवेदन संख्या 1, 2, 3 और 5 एकमात्र मतलब चौथा आदमी उपस्थित नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये खारिज जो किया गया है 1, 2, 3 और 5 मतलब 4 आदमी का जो है ये याचिका सुनवाई की गई है। ठीक है, यहाँ देखिए एलपी संख्या इतना इतना है, अपीलकर्ता था। आवेदन संख्या 2 न्यायाधिकरण के समक्ष, जबकि एलपी संख्या इतना इतना, अपीलकर्ताओं संख्या 1, 2 एवं 3। बाकी यहाँ पे फोर्थ वाले स्टेप को आप लोग ध्यान से समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अभी स्वच्छता कर्मी होंगे इसके लिए। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता आवेदन होने के नाते न्यायाधिकरण के समक्ष क्रमांक संख्या 1, 2, 3 और 5 थे। मूल रूप से केंद्रीय जल आयोग द्वारा नियुक्त, यहाँ पे समझेंगे, केंद्रीय जल आयोग द्वारा नियुक्त आयोग 2 अंशकालीन तटस्थ शर्तों पे आवेदन क्रमांक को सफाई वाली के पद पर नियुक्त किया गया था। 1993 में यहाँ पे समझ लेंगे 1993 में आवेदक संख्या 2 को 298 में सफाई वाली के रूप में और आवेदक संख्या 3 यानी यहाँ पे समझ सकते हैं 1999 में सफाई वाली के रूप में कार्यरत थी। यहाँ पे समझ लेंगे 31,999 सफाई वाली के रूप में कार्यरत थे कर्मचारी। तीनों मुख्य रूप से सफाई के लिए जिम्मेवार थे और CWS के अधीन कार्यालय परिसर का रख रखाव करना। आवेदन संख्या इतना था 52,004 में खलासी के पद पर नियुक्त थे। मतलब यहाँ पे समझ लेंगे 1993 में जो कर्मचारी को बहाल किया गया था 31,999 सफाई कर्मचारी कार्यरत थे। और यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है 52,004 मतलब 52,004 खलासी के पद पर नियुक्त मतलब कर्मचारी थे, उन लोग को जो है बर्खास्त कर दी गई थी। इसके ऊपर यहाँ पे सुनवाई आई हुई है। यहाँ पे समझ लेंगे जानकारी दी गई है बागवानी जैसे कार्य सौंपे गए थे। धूल मिट्टी हटाना और अन्य सहायक रख रखाव कार्य अपनी पूरी भागीदारी के दौरान थे। व्यक्ति आवश्यक हाउसकीपिंग और सहायता प्रदान की। CWS प्रतिष्ठानों में कार्य करता था जिसमें इसकी फरीदाबाद में कार्यालय दैनिक रख रखाव सुनिश्चित करना के सुचारू संचालन में योगदान देना। आयोग के प्रशासनिक कार्य, यहाँ पर देखिए 5 वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है। प्रारंभ में अपीलकर्ताओं ने नियमितीकरण की मांग की, मतलब यह जो भी कर्मचारी कार्यरत थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ये शुरुआती दौर में ही कोर्ट से मतलब अपील किया है कि हम लोग की सेवा जो है नियमितीकरण होना चाहिए। तो इस पर क्या कुछ कहा है कोर्ट यहाँ पे समझ लेंगे।
मूल आवेदन का दाखिल करने उनकी सेवाएं संख्या इतना न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नामात्र से आगे बढ़ गई थी। अंशकालीन या अनुबंधात्मक लेवल और वो चल रहे मुख्य कार्य कर रहे थे। CW के संचालन के लिए अभिन्न अंक वे इस भरोसा करते थे कि लागू सरकारी निर्देश और सिद्धांत ये है कि लंबे समय से सेवारत कर्मचारी बारहमासी प्राकृतिक के काम खिलाफ निष्पादन का हकदार है। नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनका नियुक्ता अवैध या गुप्त तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब जानकारी दी गई है कोर्ट के द्वारा इन लोग के नियमितीकरण संभव है, लेकिन किसी फर्जी तरीके से जो है मतलब ये नौकरी नहीं लिया हो कैंडिडेट, ठीक है, तो नियमितीकरण संभव है। और यहाँ देखिए न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 17/4/2018 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। ये निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता इस विषय पर कार्यरत नहीं थे। नियमितीकरण रिक्तों पर विचार किया गया कि उन्हें ऐसा नहीं किया गया था। उन्हें जो अपर्याप्त पूर्णकालीन कार्य कहा उसे पूरा कर लिया, जैसे कि प्रति वर्ष 240 दिन शर्त को पूरा करना, और उनका मामला अपील को आकर्षित नहीं करता। नियमितीकरण को समक्ष करने वाले सिद्धांत 10 के भीतर मूल बर्खास्त के कुछ दिन बाद आवेदन दिनांक 17/4/2018 को सभी की सेवाएं इन व्यक्तियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। 27/10/2018 प्रतिवादी प्राधिकारों द्वारा बिना कोई कारण बताए नोटिस किए। मतलब जानकारी दी गई है जो भी कर्मचारी पहले से कार्यरत थे इन लोग की जो है अचानक से जो है 27/10/2018 प्रतिवादी द्वारा बिना कोई कारण नोटिस दिए जो है बर्खास्त कर दिया। मतलब जो भी पहले से कर्मचारी कार्यरत थे तो ये लोग को 27/10/2018 को मतलब बाहर कर दिया, ठीक है। और इस पर आरोप यही था कि जो भी इनका टारगेट था 240 दिन का वो पूरा हो गया, उसके बाद जो जॉब से हटा दी गई है, जो अभी काफ़ी सारे एजेंसी कर रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट होता है वो पूरा होने के बाद जो है उसका मन होता है तो परमानेंट करता है रेगुलर, नहीं तो निकाल देते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के द्वारा क्या कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है इसके बारे में समझ लीजिए कि क्या ये लोग जो है पुनः मतलब रेगुलर काम करेंगे, परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, उसके ऊपर क्या कुछ कहा गया है यहाँ पे समझ लेंगे। टोटल 29 पेज का है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आएंगे। बाकी आप जो भी डिपार्टमेंट में है, कोई भी पद पे कार्यरत है, सभी के लिए इसमें जानकारी दी गई है। तो पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में रहेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित और बाद में समाप्ति अपीलकर्ता। यहाँ देखिए WP संख्या 68/22 में उच्च न्यायालय द्वारा दरवाजा खटखटाया। 2018 में निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की गई। माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा OS संख्या इतना श्रीमती अनिता एवं अन्य शीर्षक से पारित दिनांक 17/4/2018 के विवादित आदेश को अलग रखते हुए से रद्द किया जाता है। बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा प्रतिवादियों का निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को 27/4/2018 को उनकी अवैध बर्खास्ती से पहले उनके पदों पर बहाल करें और न्याय के हित में सभी याचिकाओं की सेवा उनके प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से सभी परिणामी लाभों के साथ उनके संबंधित पदों को पर नियमितीकरण करें। मतलब यहाँ पे समझ लेंगे जो भी कर्मचारी को बाहर किया गया था कोर्ट के द्वारा फाइनली जो है यहाँ पे आदेश आ गई है कि ये सब कर्मचारी जो है नियमित होंगे वही पद पे। यहाँ पे समझ लेंगे ये जो भी कर्मचारी है 27/4/2018 को उनकी जो अवैध बर्खास्ती से पहले उनके पदों पर बहाल करे, ठीक है। मतलब जो भी बाहर किया गया पुनः जो है उसको नियमित नियुक्ति किया जाए। यहाँ पे समझ लेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है जो भी मतलब 1993 में बहाल हुए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रतिवादियों के खिलाफ परमादेश का रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश जारी करना, जैसा कि ये माननीय उच्च न्यायालय उचित और उचित समझे, ठीक है। यहाँ पे समझ लेंगे ये लोग का जो है सेटलमेंट हो गया, ठीक है। जो भी कर्मचारी को बाहर किया गया था ये कर्मचारी को पुनः जो है मतलब काम पे लौटने का आदेश दिया है और जो भी है नियमित नियुक्ति जो है इन लोग की हो जाएंगे, मतलब ये लोग परमानेंट अब हो जाएंगे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बाकी साथ में देखिए क्या कुछ कहा रहा है, उन्होंने उच्च न्यायालय से अपने लंबे समय से चल आ रहे कार्यकाल को मान्यता देने का आग्रह किया। देखिए जिसमें जानकारी दी गई है उन्होंने उच्च न्यायालय से अपने लंबे समय से चल रहे कार्यकाल को मान्यता देने का भी आग्रह किया और निरंतर सेवा उनके काम की प्रकृति और किसी भी पिछले दरवाजे या अवैध
प्रवेश का अभाव। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने बिना किसी ब्रेक के बराबर कार्य किए। नियमित कर्मचारी थे और उन्हें कर्तव्य सौंपे गए थे। नियमितीकरण, रख रखाव, सफाई और सफाई प्रतिवादी के कार्यालयों में रख रखाव। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश की जांच के बाद निर्णय और प्रस्तुतियां। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उसके समक्ष याचिकाकर्ता अंशकालीन कर्मचारी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, स्वीकृत पदों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गई थी, न ही पूर्णकालिक की पर्याप्त अवधि का प्रदर्शन किया। सेवा को नियमितीकरण के मानदंडों को पूरा करना होगा और सचिव में निर्धारित सिद्धांत का भरोसा किया। कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 3 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते। शर्तों को पूरा किए बिना सहमति या नियमित नहीं किया जा सकता। अपेक्षित शर्तें। उच्च न्यायालय ने आगे कहा, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के पास ये अधिकार नहीं था। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामान्यतः नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक और इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया कि नियोक्ता ने बाद में आउटसोर्सिंग और गिरी व्यवस्था और रखरखाव गतिविधियां। यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुदान देने का कोई कानून आधार नहीं था। मांग गई राहत को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। रिट याचिका इस स्वीकृति से व्यतीत होकर के। और बाकी यहाँ पे देखिए जो अपीलकर्ता थे वो तमाम जो भी शोषण हो रहे थे इस पे भी चर्चा की है। जो अभी आप लोग जो भी कार्यालय में काम करते हैं, समय से पेमेंट नहीं मिला, शोषण, अन्य तरह की जो भी बातें हैं यहाँ पे रखी है, इसके बारे में समझ लेंगे। अपीलकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। हमारे सामने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ देखिए, संगलता अपीलकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी लंबी निर्बाध सेवा, 1 दशक से भी अधिक समय से और कुछ मामलों में 2 दशक से भी अधिक पुराने मामले, तर्क देते हैं कि उनके कर्तव्य न तो थे छिटपुट या परियोजना आधारित बल्कि अस्थायी और दैनिक कामकाज का अभिन्न अंग है। प्रतिवादी के कार्यालय, कर्तव्यों की प्रकृति, उनकी जिम्मेवारियाँ। मतलब आप जो भी कार्यालय में काम करते हैं तो कितना जिम्मेवारी लेकर आप काम करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे सफाई, धूल झाड़ना, बागवानी और अन्य रख रखाव कार्य आकस्मिक नहीं थे या परिधीय, इसके बजाय वे स्वच्छ व्यक्तित्व और कार्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय थे। कार्य वातावरण को प्रभावी ढंग से संरेखित करना, आमतौर पर नियमित से जुड़ी भूमिकाएं। प्रदर्शन संबंधित मुद्दों का अभाव। अपने पूरे कार्यालय के दौरान अपीलकर्ताओं ने कभी कोई चेतावनी या प्रतिकूल सूचना जारी नहीं की। टिप्पणियां। वे इस बात का प्रकाश डालते हैं कि उनका काम लगातार संतोषजनक था और वहां उत्तरदाताओं की ओर से कोई संकेत नहीं मिला कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, संतोषजनक या आवश्यक सुधार। और यहाँ पर देखिए 4th वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है। उमा देवी, दिशा निर्देश का अनुपालन। अपीलकर्ताओं का दावा है कि उनके नियुक्तियां अवैध नहीं थी, लेकिन सबसे अनियमित सिद्धांतों पर आधारित सचिव राज्य में निर्धारित इतना। और यहाँ देखिए वे प्रस्तुत करते हैं कि लंबे समय से अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी नियुक्तियाँ जो पूरी करती है स्वीकृत कार्य के हकदार है। यहाँ पे साफ तौर पे जानकारी दी गई है, जो लंबे समय से जो भी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वो नियमितीकरण के हकदार है। ठीक है, जैसे 2 साल 4 साल काम कर लेते हैं आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से है किसी विभाग में, और 2 साल 4 साल लगातार काम करते हैं तो आप नियमितीकरण के हकदार है। भले इसके लिए आपको लड़ना पड़े सरकार से, लेकिन आप नियमितीकरण के हकदार है। यहाँ पे साफ तौर पे जानकारी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नियमितीकरण में भेदभाव। अपीलकर्ताओं ने बताया कि जिन व्यक्तियों के सेवा के कर, वर्ष या इसी तरह सगाई को नियमितीकरण कर दिया गया है, उनका तर्क यह है कि उनके सामने अधिकार देने से इनकार करना लंबी समय के बावजूद लाभ नहीं मिल पाता। महत्वपूर्ण भूमिका मनमाना और भेदभावपूर्ण व्यवहार। मतलब यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, मनमानी करना, भेदभाव करना, सरकारी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग और संविदा, मतलब तीनों के साथ भेदभाव करना, तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, योग्यताएं। अपीलकर्ता प्रतिवादियों के तर्क को अस्वीकार करते हैं। शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे मानदंड पहले कभी लागू नहीं किए थे और उनके काम की प्रकृति ऐसा नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से औपचारिक स्कूली शिक्षा की मांग करते हैं। तर्क है कि पूर्वव्यापी रूप से इस तरह की उनकी योग्यता को देखते हुए ये अनुचित है। कई वर्षों से सिद्ध क्षमता, समानता और निष्पक्ष अतंत्र। यहाँ पर देखिए मतलब जो भी मतलब कर्मचारी को शोषण हो रही है या समय से सैलरी नहीं मिल रही है, अपनी जो भी औपचारिक विचार है यहाँ पे रखी है। ठीक है,
बाकी इस पे कोर्ट का क्या विचार है, जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो कोर्ट का निर्णय क्या है इसके बारे में समझ लेंगे। बाकी वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रही है, तो कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सुनाई गई है इसके बारे में और डिटेल से आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे 10 वाले पॉइंट से समझेंगे। बाकी कर्मचारी को जो भी कहना था यहाँ पे ऊपर सभी बातें जो है यहाँ पे बता दी है कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय हो रही है यहाँ पे समझ लेंगे। निम्नलिखित बातों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद प्रस्तुतियाँ उत्पन्न और सामग्री पर रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं की लंबी और निर्बाध सेवा काफ़ी लंबे समय तक है। 10 साल से अधिक समय तक इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। केवल उनकी प्रारंभिक नियुक्तियां को लेबल करके अंशकालिक या संविदात्मक उनका सार रोजगार के बारे में इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। उनका निरंतर योगदान, अभिन्न प्रकृति उनके काम और इस तथ्य का कि कोई सबूत नहीं है, इससे पता चलता है कि उनका प्रवेश किसी अवैध या गुप्त मार्ग है। और यहाँ पे देखिए, अपीलकर्ता अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवश्यक कर्तव्यों को निर्वहन में लगे हुए थे। दैनिक कामकाज के लिए अपरिहार्य केंद्रीय जल आयोग के कार्यालय CW संख्या इतना इतना, आवेदन संख्या इतना इतना, सफाई वालियाँ के रूप में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेवार था। स्वच्छता और अनुकूल कार्यशैली, कार्यालय परिसर के भीतर वातावरण, इसमें झाड़ू लगाना, धूल झाड़ना और सफाई करना शामिल था। फर्श, कार्य स्थान और सामान्य क्षेत्रों का एक सेट उन जिम्मेवारियों की थी जो सीधे तौर पर योगदान देती है। CW की बुनियादी परिचालन कार्य क्षमता, आवेदन संख्या इतना, खलासी की भूमिका के साथ माली के समान अतिरिक्त कार्य था। महत्वपूर्ण रखरखाव कार्यों का जिम्मा सौंपा गया। बागवानी, बाहरी रखरखाव सहित परिसर की साफ सफाई तथा आसपास का वातावरण व्यवस्थित रखना। अंशकालिक कर्मचारी के रूप में लेबल किए जाने के बावजूद अपीलकर्ताओं ने इस आवश्यक कार्यों को निष्पादित किया। व्यापक स्तर पर दैनिक एवं निरंतर आधार पर अवधि 1 दशक से अधिक से लेकर के लगभग 2 दशक तक उनकी भागीदारी छिटपुट या अस्थायी प्रकृति की नहीं थी। इसके बजाय ये आवर्ती थी, नियमित और आमतौर पर जिम्मेवारियाँ के समान स्वीकृत पदों से संबंधित। इसके अलावा उत्तरदाताओं ने किसी अन्य कार्मिक को शामिल नहीं किया। अपीलकर्ताओं के कार्यकाल के दौरान इन कार्यों के लिए उनकी अपरिहार्य प्रकृति को रेखांकित करते हुए, और यहाँ देखिए प्रतिवादियों का दावा है कि ये नहीं थे। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, नियमित पदों में योग्यता का अभाव है क्योंकि उनकी प्रकृति अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया था, बारहमासी था और कार्यालय के कामकाज के लिए मौलिक है। इन कर्तव्यों की आवृत्ति प्रकृति के कारण ये आवश्यक है कि नियमित पदों के रूप में उनका वर्गीकरण, भले ही उनकी आरंभिक भागीदारी को किस प्रकार लेबल किया था। ये भी उल्लेखनीय है कि बाद में आउटसोर्सिंग इन कार्यों को निजी एजेंसियों को सौंपने के बाद अपीलकर्ता की समाप्ति दर्शाती है। इन सेवाओं की अंतर्निहित आवश्यकता आउटसोर्सिंग जिसे प्रभावी रूप से एक सेट का स्थान को ले लिया। श्रमिक का दूसरे के साथ संबंध इस बात को और प्रकाशित करता है कि विचाराधीन न तो अस्थायी और न ही कभी कभार। बाकी यहाँ देखिए जानकारी दी गई है अपीलकर्ताओं की अचानक से सेवा समाप्ति। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अपील मूल सेवाओं को बर्खास्त के बाद न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन मनमाना था और किसी भी औचित्य से रहित है। बिना किसी पूर्व सूचना के जारी किए गए पत्र या स्पष्टीकरण के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन प्राकृतिक न्याय कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि यहाँ तक कि संविदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन पाने का हक है। और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, कोई भी प्रतिकूल कार्यवाही करने से पहले सुनवाई उनके खिलाफ, खास करके जब उनकी सेवा रिकॉर्ड बेदाग है। इस मामले में अपीलकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही उन्हें किसी के लिए कोई कारण बताया गया। बर्खास्त जो लगभग 2 दशक से समर्पित सेवा है। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, अपीलकर्ताओं का कहना है कि अचानक से जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है, समय से सैलरी नहीं मिल पाते हैं और जो सरकारी कर्मचारी है और जो संविदा कर्मचारी है दोनों के साथ जो है भेदभाव होती है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वे भी संविदा जो कर्मचारी है उसे भी उचित वेतन पाने का हक है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो मतलब जो भी है सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी दोनों जो है सामान्य काम करते हैं, लेकिन उनको जो है समान मतलब जो है वेतन नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है जो संविदा कर्मचारी है वो भी उचित वेतन पाने के हकदार हैं। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, इसके अलावा उत्तरदाताओं को आचरण
समान कार्यों को आउटसोर्सिंग करने के लिए निविदाएं जारी करना, न्यायिक कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान न्यायाधिकरण के स्थगन आदेश के बावजूद यथास्थिति बनाए रखना ईमानदारी की कमी को दर्शाता है। ऐसे कार्यों से न केवल न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन किया है, लेकिन प्रतिवादियों की अनिच्छा को भी रेखांकित किया गया है। अपीलकर्ताओं के उचित दावों को स्वीकार करें। नियमितीकरण, अपीलकर्ताओं को लगातार अच्छा प्रदर्शन, उनका लंबा कार्यकाल उनके दावे को और मजबूत करता है। नियमितीकरण उनके दौरान किसी भी बिंदु पर क्या उत्तरदाताओं के कोई मुद्दा उठाया, उनकी योग्यता या प्रदर्शन के बारे में। इसके विपरीत उनकी सेवाएं बढ़ा दी गई। पिछले कई वर्षों में बार बार और उनके क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है, जो एक अंतर्निहित था कि पावती उनका संतोषजनक प्रदर्शन। प्रतिवादियों की विलंबित दलील कथित असंतोष सेवा एक कारण प्रतीत होता है। ये बाद में सोचा गया विचार है और उसमें विश्वसनीयता का अभाव है। और 17 वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है। जहाँ तक शिक्षा से संबंधित तर्क का सवाल है, योग्यताएं हम इन्हें वर्तमान में अस्थिर पाते हैं। अपीलकर्ताओं को कर्तव्यों की प्रकृति किया गया है। कार्य, सफाई, झाड़ू लगाना, धूल झाड़ना और बागवानी स्वाभाविक रूप से औपचारिक अनिवार्यताएं नहीं है। शैक्षणिक पूर्वापेक्षाएं, उन शैक्षणिक मानदंडों पर भरोसा करना, अन्यायपूर्ण होना जो कभी नहीं थे। उनकी सहभागिता या प्रदर्शन के लिए केंद्रीय दर्शकों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे। इसके अलावा उत्तरदाताओं ने स्वयं अपने आचरण से दिखाया कि ऐसे मानदंड सख्त नहीं थे। नियमितीकरण के अन्य मामलों में लागू किया। अपीलकर्ताओं को लंबे समय से संतोषजनक प्रदर्शन की उनकी क्षमता से प्रमाणित करता है। इन कार्यों का निर्वहन कठोर बनाना। बाकी और नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐतिहासिक निर्णय, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कर्मचारी कार्यरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी और नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए यह एक विचलित करने वाले वास्तविकता की अस्थायी, मतलब जो अस्थायी नहीं हो पाते, ये काफ़ी विचलित करने वाली बात है कि मतलब अस्थायी क्यों नहीं होंगे। और यहाँ पे जो भी जानकारी इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे तो और भी काफ़ी डिटेल से आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ सकते हैं जो कोर्ट का आदेश है कि जो संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है इनको समान काम का समान वेतन, और जो भी कार्यालय में काम करते हैं तो किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अपील करता है ये तमाम तरह की जो भी शोषण है और सोर्सिंग कर्मचारियों के, ये सभी बातें जो है रखी हैं, ठीक है। और कोर्ट के द्वारा साफ तौर पे निर्णय है। बाकी ऊपर में भी आप लोग देखे होंगे जो बहाल हुए थे काफ़ी सारे कर्मचारी, उनको जो बहाल किया गया था उसको सख्त आदेश दिया है कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारी को नियमित करे और रेगुलर उसी पद पे जो है काम करने के लिए पुनः जो है बहाल करे। मतलब कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है तो इसमें किसी अवैध तरीके से मतलब कर्मचारी नहीं होना चाहिए। तो ये संभव है, बिल्कुल संभव है, वो कर्मचारी परमानेंट के हकदार है, ठीक है। बाकी और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएंगे अगर पूरा पढ़ेंगे तो। बाकी काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि अनियमित कर्मचारियों नियुक्तियां जो विविध रूप से लगे हुए थे, स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे तथा लगातार सेवारत थे, 10 वर्ष से अधिक समय तक के लिए विचार किया जाना चाहिए एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण। हालांकि इस निर्णय का उद्देश्य सराहनीय है। मतलब जानकारी दी गई है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो लगातार 10 साल से अधिक समय तक काम कर लेते हैं तो उस पर जो है नियमितीकरण 100% संभव है, ठीक है। जानकारी दी गई है। जब संस्थाएं इनके निर्देश पर निर्भर करती है तो ये विफल हो जाती है। कर्मचारियों के दावाओं को अंधाधुंध तरीके से खारिज करना, यहाँ तक कि उन मामलों में जहाँ उनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई है, अवैध है, लेकिन केवल प्रतीकात्मक अनुपालन का अभाव है। औपचारिकताएं, सरकारी विभाग अक्सर इसका हवाला देता है। उमा देवी मामले में दिए गए निर्णय में तर्क दिया है कि नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार मौजूद नहीं है। अस्थायी कर्मचारी निर्णय के मामले में स्पष्ट स्वीकृति, जहाँ नियमितीकरण उचित है, चयनात्मक आवेदन निर्णय को स्वीकृत करता है। भावना और उद्देश्य को प्रभावी ढंग से हथियार बनाकर जिन कर्मचारियों ने दर्शकों से अपरिहार्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन विचारों के आलोक में हमारी राय सरकारी विभागों के लिए नेतृत्व
करना अनिवार्य है। निष्पक्ष और अस्थिर प्रदान करने में उदाहरण के द्वारा रोजगार और अस्थायी तौर पर कामगारों को काम पर रखना, विस्तारित अवधि के लिए आधार विशेष रूप से उनके भूमिका संगठन के लिए अभिन्न अंग है। कामकाज न केवल अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन करता है, श्रम मानकों के भी उजागर करता है, जानकारी दी गई है। बाकी और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अपीलकर्ताओं को वापस ड्यूटी पर लिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं नियमित की जाएगी। हालांकि अपीलकर्ताओं को तत्काल जवाब दाखिल नहीं करना चाहिए। किसी भी आर्थिक लाभ, बकाया वेतन का हकदार उस अवधि के लिए जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन सेवाओं को निरंतर के लिए हकदार होंगे। उक्त अवधि और वही होगा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की गणना की जाती है। लागत से संबंध कोई आदेश नहीं है। यहाँ पे इतना समझ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, अगर लगातार किसी भी डिपार्टमेंट में 2 साल 4 साल काम करते हैं तो परमानेंट के हकदार है। बाकी इसको भी आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ लेंगे। नई दिल्ली, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा और अंशकालीन, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद के काम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि जो भी कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में 2 साल 4 साल पर मतलब लगातार काम करते आ रही है, तो ये नियमितीकरण के हकदार है। इसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बाकी पटना हाई कोर्ट भी काफ़ी दिन पहले भी ये आदेश जारी किया था कि जो अभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो इसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो भी है ये परमानेंट के हकदार है। बाकी कोर्ट का जो जजमेंट है उसके द्वारा साफ तौर पे कहना है कि ये सब जो भी कर्मचारी अगर 2 साल 4 साल आउटसोर्सिंग या अस्थायी कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो परमानेंट के हकदार है। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे आना होगा, सरकार से अपनी जो भी है वो खुद छीनना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। ठीक है। और बाकी आप लोग जो सोचते होंगे कि हम लोग परमानेंट नहीं हो पाएंगे या कोई अस्थायी एजेंसी के माध्यम से बहाल है तो सब परमानेंट नहीं हो पाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कोर्ट का साफ तौर पे आदेश है कि ये सब कर्मचारी जो भी अस्थायी है और लगातार किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये परमानेंट के हकदार है। इसके लिए आपको खुद आगे आना होगा, खुद सरकार से लड़ना होगा। इस चीज़ को आप लोग को खुद समझना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट आप लोग को डायरेक्ट परमानेंट कर देंगे। कोर्ट का साफ कहना है और कोर्ट का मानना है कि जो भी कर्मचारी है लंबे समय से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं रेगुलर, तो वो लोग परमानेंट के हकदार है। ठीक है। तो ये सब बात को आपको खुद समझना होगा और इसके लिए आपको खुद सरकार से लड़ना होगा, तब जाके ये सब मांगे जो है आप लोग को पूरी हो पाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कोर्ट का जजमेंट जो है आप लोग पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल के साथ तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई ऐसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी संविदा आउटसोर्सिंग से रिलेटेड जो भी खबर आएंगे तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को शेयर किया जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।